अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीज़न। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ +0.76 वोल्ट एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज़ -0.76 वोल्ट। तो हमें इसकी रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों है। तो देखें कि हमने जब इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया था तो हमने देखा कि जिंक जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन होती है और वोल्ट मीटर ने हमें रीडिंग दी थी 0.76 वोल्ट, ठीक है, और वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। हमने कहा कि ऑक्सीजन की ये जो जिंक है इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ठीक है, वोल्ट मीटर जो है यही हमें बता रहा है। तो हमने इसका जो है वो कहा कि ये इसका जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। और जब हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए, रिडक्शन पोटेंशियल हम उसका खुद फाइंड कर सकते हैं। आपने इसको किस तरह लिखना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ अ स्पीशी टू बी ऑक्सीडाइज। तो जब हमने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो ये उसकी टेंडेंसी है ना कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, तो इस तरह जो है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड हो गया। और इसी तरह अगर रिडक्शन पोटेंशियल आता तो हम कहते कि वो स्पीशी की टेंडेंसी है टू बी रिड्यूस्ड, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि जिंक जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट है और रिडक्शन पोटेंशियल जो है -0.76 वोल्ट है। तो इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ +0.76 बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इट इज़ अ स्पीशीज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो +0.76 वोल्ट है। और ये कैसे हमने फाइंड आउट किया था? हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हुए इसको फाइंड आउट किया था। तो ये आपने इसके आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ए साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। तो वो साल्ट ब्रिज जो है वो हमने क्यों कनेक्ट किया था? एक तो हमने कहा था कि ये सर्किट को क्लोज़ करेगा, सर्किट क्लोज़ होगा फिर ही, यानी एक सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा, फिर ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर सकेंगे, फिर ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और दूसरा काम क्या होता है साल्ट ब्रिज का कि ये दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखता है, ठीक है। ये मैंने गैल्वेनिक सेल में भी एक्सप्लेन किया था, बट आप यहाँ किस तरह लिख सकते हैं? आपने लिखना है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एज आइंस आर कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात तो ठीक है ना कि वहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, या तो आइंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या फिर कंज्यूम होते हैं, यानी या तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या फिर वो आइंस की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, चार्ज इम्बैलेंसेस कैन अकर इन द हाफ सेल। तो दोनों साइड पर चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हम देखते हैं कि एक हाफ सेल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है और एक हाफ सेल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है। जिस तरह हमने डैनियल सेल की बात की थी तो उसमें हमने देखा था ना कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था वो कुछ देर बाद हमने कहा वहाँ तो जिंक आइंस जो है उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई और उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से हम कह रहे थे कि वो हाफ सेल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। और इसी तरह जो है उसका जो रिडक्शन हाफ सेल था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था, तो इस तरह जो है वो चार्जेस इम्बैलेंस हो गए। तो इस वजह से हमने साल्ट ब्रिज यूज़ किया। द साल्ट ब्रिज कंटेन्स एन इलेक्ट्रोलाइट दैट अलो द माइग्रेशन ऑफ द इनर्ट आइंस इनटू द हाफ सेल टू कंपेंसेट दीज इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो फिर हमने साल्ट ब्रिज यूज़ कर लिया। साल्ट ब्रिज ने क्या किया कि वो जो चार्ज इम्बैलेंस था उसको ख़त्म किया, ठीक है, उसको बैलेंस किया। तो साल्ट ब्रिज जो है इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, ठीक है, जो दोनों साइड के चार्जेस को बैलेंस करता है। तो देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड अलोइंग द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ये आपने आंसर लिखना है कि वो क्या करता है, दोनों साइड पर चार्जेस को बैलेंस करता है ताकि सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहे और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर फ्लो करते रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम एंड पोटाशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर एंड प्लाटिनम कैन नॉट। तो हमने इनके लिए जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई हुई है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें बता देती हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसका कितना पोटेंशियल है। आपने इसका आंसर किस तरह लिखना है? द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, या फिर इसको एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट टॉपिक जो है वो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके समझ सकते हैं। सो मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन हैव अ मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैन हाइड्रोजन एंड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसका क्या मतलब? अब हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई थी तो आप देखें कि सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये तो पहले आएंगे सीरीज़ में, हाइड्रोजन तो बाद में आएगा,
ठीक है, यानी सोडियम और पोटाशियम जो है वो रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो इजीली जो है वो डिस्प्लेस हाइड्रोजन को कर सकते हैं किसी भी एसिड में से। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम का रिएक्शन जो है वो HCl के साथ करवाया हुआ है, तो आप खुद बताएं कि यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। तो ये क्यों रिएक्शन हुआ, क्योंकि सोडियम की या फिर पोटाशियम की टेंडेंसी है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की। बट हमें पता है कि जो कॉपर है या फिर प्लाटिनम है ये हाइड्रोजन से बाद में आते हैं। ठीक है, यानी ये लेस रिएक्टिव हैं, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो है वो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो फिर इस वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि आप सोडियम का या फिर पोटाशियम का रिएक्शन HCl के साथ कर दें तो इससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में सॉल्ट बन जाएगा, KCl बनेगा, यानी पोटाशियम क्लोराइड बनेगा या फिर सोडियम क्लोराइड बनेगा। बट यही रिएक्शन जब आप यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कॉपर या प्लाटिनम के साथ करते हो, ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है या प्लाटिनम जो है वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इस तरह जो है वो आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी जो है वो रिडक्शन हो जाती है। सही है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। अगर तो नॉर्मल ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीजन की -2 होती है, अगर पर ऑक्साइड हो तो -1 होती है और अगर सुपर ऑक्साइड हो तो -1/2 होती है। तो अब ये H2O2 क्या है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो पर ऑक्साइड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, वो रहेगी -1। आप इसको जो है वो फाइंड आउट खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें ना कि आपके पास है H2O2 ये है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, ये रहेगा +1। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं तो 2 + 2। ठीक है, तो इस साइड पर फिर ऑक्सीजन का -2 होना चाहिए और एक ऑक्सीजन का फिर कितना होगा। अगर यहाँ हम -2 लिख दें तो ये दोनों का लिखेंगे, एक के लिए कितना होगा, वो एक होगा -1। तो एक ऑक्सीजन एटम का फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 रहेगा। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसको हम इधर ये देख लेते हैं। सही है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो हमें बताना है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, वो स्पीशीज जिसकी ऑक्सीडेशन हो उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं ना। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, देखिए जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो जिंक जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो विंकलर मेथड का है, ये एक्सक्लूडेड है सिलेबस में से। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाट हैपन एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो ये टॉपिक भी हमने जो है वो डिटेल में किया हुआ है, तो फिर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पर जो है वो एक्वस सोल्यूशन कह रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वस सोल्यूशन मतलब यानी सोडियम क्लोराइड भी होगा, वाटर भी होगा। अब वाटर भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें कौन कौन से आइंस बनेंगे, एक तो बनेंगे सोडियम आइंस, ठीक है, और साथ में बनेंगे क्लोराइड आइंस, H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस। यही इलेक्ट्रोलाइट में बनेंगे ना, क्योंकि वाटर है तो वो H पॉजिटिव आइंस बनाएगा, OH नेगेटिव आइंस बनाएगा। इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड है वो Na पॉजिटिव आइन बनाएगा और Cl नेगेटिव आइन बनाएगा। अब उन्होंने पूछा क्या है कि एनोड पे कौन जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन में हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्वस सोडियम क्लोराइड जो है इसकी भी आगे 2 पॉसिबिलिटी है कि हमने कंसनट्रेटेड लिया हुआ है या डाइल्यूट लिया हुआ है। कंसनट्रेटेड मतलब कि ब्राइन सोल्यूशन लिया हुआ है या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन लिया हुआ है। तो देखिए दोनों सूरतों में आइंस तो यही बनेंगे, सोडियम आइंस बनेंगे, क्लोराइड आइंस बनेंगे, हाइड्रोजन आइंस बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आइंस बनेंगे। एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर सकता है, क्लोराइड आइंस कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आइंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया है फिर तो क्लोराइड आइंस ज़्यादा होंगे। तो क्लोराइड आइंस जाएंगे एनोड पे, वहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और क्लोरीन गैस बना लेंगे।
जैसा कि इस टॉपिक में मेंशन किया हुआ है। सो देखें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड बोथ क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आइंस आर प्रेजेंट एंड बोथ कैन ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया है तो इस वजह से क्या होगा, हाउएवर ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस and over potential of oxygen formation chloride ions are preferentially oxidized at anode। तो फिर क्या होगा कि क्लोराइड आइंस जाएंगे एनोड पे, हाइड्रोक्साइड आइंस नहीं जाएंगे। क्लोराइड आइंस वहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी, यानी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, क्लोराइड आइंस जो है वो एनोड पे गए, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और उन्होंने क्लोरीन गैस बना ली। ठीक है, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। अब दूसरी बात भी आप साथ में लिख सकते हैं कि अगर तो सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, सोल्यूशन डाइल्यूट होगा फिर भी यही आइंस बनेंगे, यानी सोडियम आइंस बनेंगे, वहाँ पर जो है वो क्लोराइड आइंस बनेंगे, H पॉजिटिव आइंस भी बनेंगे और साथ में हाइड्रोक्साइड आइंस भी बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि अब वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमने कहा कि डाइल्यूट सोल्यूशन भी हो सकता है, तो अब वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है यानी हाइड्रोक्साइड आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर ये जाएंगे एनोड पे, ये एनोड पे जाएंगे। एनोड पे जाने से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और वहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स अबाउट अ सब्सटेंस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो अब बात कर ली थी हमने कि अगर जो है वो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसका क्या मतलब होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी रिडक्शन हो जाती है और जिसकी रिडक्शन हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी होता है। ठीक है, तो अगर तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है तो हम कहेंगे वो अच्छा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने किस तरह लिखना है, अ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट्स अ हाई टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स अ सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विल रेडली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर स्पीशी। किसी भी स्पीशी से वो इलेक्ट्रॉन अच्छा गेन कर सकता है और वो जो है वो फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिस तरह डैनियल सेल में हमने पढ़ा तो वहाँ कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हम कहेंगे कि वो वहाँ पर अच्छा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम चलें यहाँ सॉल्व करते हैं। आपके पास है K2Cr2O7, ये आपके पास है। अब देखें ओवरऑल चार्ज तो कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यानी ये न्यूट्रल है। तो हमें किसका फाइंड करना है, हमें क्रोमियम का फाइंड करना है। तो पोटाशियम का कितना होता है, ये हमारे पास होता है +1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं पोटाशियम के, प्लस क्रोमियम का हमें फाइंड करना है तो इसकी जगह हम 2x ही लिख लेते हैं क्योंकि 2 क्रोमियम एटम्स हैं। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 0, न्यूट्रल है ना ये, तो ये हो जाएगा +2 + 2x -14 इज़ इक्वल्स टू 0, ये हो गया। या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं 2x - 12 इज़ इक्वल्स टू 0, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x इज़ इक्वल्स टू 12, ठीक है, यानी -12 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर +12 हो जाएगा, जब आप +12 लिख लें, ठीक है। या फिर हम इस तरह लिखेंगे कि बाद में क्या होगा, x इज़ इक्वल्स टू 12/2, ये हो जाएगा 12/2, या फिर x इज़ इक्वल्स टू +6, तो +6 जो है वो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। सही है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका तो बहुत अच्छा रोल है, यही तो बताता है हमें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, किसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, और किसका जो है वो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। सारी बातें यही लिखता है। तो देखें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ असाइंड अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एग्जैक्टली 0 वोल्ट एट ऑल द टेम्परेचर। इस वजह से हम इसको यूज़ करें क्योंकि इसका 0 वोल्ट रहता है जब भी हम इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सो इट इज़ यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड बाय कंस्ट्रक्टिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद SHE एज 1/2 सेल।
तो ये क्या करता है कि ये हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना कर देता है, खुद के साथ दूसरे सेल्स को जो है वो कनेक्ट कर सकता है, बता सकता है कि कौन ऑक्सीडेशन कर सकता है, कौन रिड्यूस मतलब कर सकता है, ठीक है, यानी किसकी रिडक्शन हो सकती है, कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो इन्हीं एक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी सीरीज़ हमें बताती है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्शन जो है वो होगा या नहीं होगा। जिस तरह हमने बात की थी कि हम पोटाशियम का या सोडियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो वहाँ या फिर चलें एसिड के साथ जब करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यही रिएक्शन अगर हम कॉपर या प्लैटिनम के साथ करवाएं तो रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमें एक्टिविटी सीरीज़ बताती है, ठीक है। या फिर हमने वो बेरियम का रिएक्शन लेड ऑक्साइड के साथ पढ़ा था, हमने कहा यहाँ बेरियम ऑक्साइड बन जाता है और लेड यहाँ से जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव है लेड से। तो ये एक्टिविटी सीरीज़ से पता चला, ठीक है। ये भी कंप्लीट टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिड्यूस द फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये भी काफ़ी इजी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपके पास है तो आप ई नॉट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं। अगर तो ई नॉट ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल जो है हम फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। अगर ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव आ जाता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो नेगेटिव आता है रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉट फिजिबल है, यानी वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो है वो बॉक्साइड और इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एलुमिनियम। फॉर दिस पर्पस बॉक्साइड और इज़ फर्स्ट प्योरीफाइड टू प्रोड्यूस प्योर एलुमिना, यानी Al2O3। सो एलुमिना इज़ देन इलेक्ट्रोलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर। तो ये एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एलुमिनियम दैट कलेक्ट्स एट कैथोड एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट कलेक्ट्स एट एनोड व्हेन एलुमिनियम ऑक्साइड इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 hours विद अ 15 एम्पेयर करंट एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगा एलुमिनियम, ठीक है, यानी जो कैथोड पे प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा उसका मैस हमें बताना है, और एनोड पे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस और उसका हमें वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता दी हैं कि टाइम कितना है और करंट की वैल्यू क्या है, हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको आसान सा तरीका बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है वो आप चार्ज फाइंड कर लें, ठीक है। चार्ज के बाद नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करें, यानी कितना जो है वो डिपॉजिट हुआ। यहाँ पर चलो एलुमिनियम की बात हुई है तो एलुमिनियम कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो जब आप ये फाइंड कर लें फिर आप उसके जो है वो मास फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं। तो देखें चार्ज जो है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, Q इज़ इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई T। आई की वैल्यू है हमारे पास 15 एम्पेयर, टाइम जो है वो 10 hours है, उनको आपने सेकंड्स में पहले चेंज कर लेना है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, इस तरह वो सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। फिर आप 15 मल्टीप्लाई बाई ये 36,000, इसको आप मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास जो है वो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई है तो मैंने आपको बताया था कि आप जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, यानी कितने मोल्स जो है वो एलुमिनियम के डिपॉजिट होंगे, उसके लिए आपने ये फार्मूला याद कर लेना है कि Q जो है उसकी वैल्यू आपके पास है, N जो होता है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो उन्होंने इक्वेशन से ही बता दिया है। यानी एलुमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फिर ही वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, इस वजह से N की वैल्यू यहाँ 3 होगी, ठीक है। और 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500, वो वैल्यू याद कर सकते हैं, या इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर पुट हो सकती हैं। तो इससे आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे एलुमिनियम के, यानी इतने नंबर ऑफ़ मोल्स डिपॉजिट होंगे। और उसके बाद अब हमारे पास मोल्स तो आ गए, अब हमें क्या करना है, मैस फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें आता है मोल्स इज़ इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो वही फार्मूला आप यूज़ करें, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी इस फॉर्म में ले आएँ। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1.87, और मोलर मैस एलुमिनियम का कितना होता है, 26.98, या फिर आप इसका एग्जैक्ट 27 भी लिख सकते हैं जो कि हम लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही है 26.98 ग्राम पर मोल। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपके पास मैस आ जाएगा 50.45 ग्राम। तो इतना मैस जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा एलुमिनियम का,
ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें जो है वो सेम ये फाइंड करना है कि एलुमिनियम जो है वो कितना जो है वो वहाँ से लिबरेट होगा, यानी एनोड पे जो है। तो उसके लिए भी आपको पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। तो वो कैसे होंगे, यही फार्मूला से जो हमने पहले यूज़ किया है, Q डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाई बाय F। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने ट्रांसफ़र होंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए कि एक जो ऑक्सीजन है उस पर कितना चार्ज रहता है, -2 का। तो ये जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ऑक्सीजन जो है उसका फॉर्मूला होता है क्या है, O2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, यानी -4 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे यहाँ से, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लूज़ करेगा, फिर जाकर जो है वो ऑक्सीजन गैस बनाएगा। सही है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर 4 होगा। और 1 फैराडे 96500 वो वैल्यू यूज़ करें या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ कर लें, तो इससे आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स तो आ गए, ठीक है, लेकिन हमें इसको वॉल्यूम बताना है, मैस नहीं बताना। इसके लिए गैस है ये, तो यहाँ पर वॉल्यूम बताया जाएगा। तो वॉल्यूम अगर आपने बताना है तो उसके लिए आपको फिर एक इक्वेशन याद करनी है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT। ये इक्वेशन आपने याद करनी है। ये इक्वेशन से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करें कि ये आपके पास जो P है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं, तो यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा ना, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर लें। तो नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू आ गई है ना, N यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, तो वो आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद जो है वो R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821, ये भी आपको याद करनी है। और टेम्परेचर तो उन्होंने बताया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम बात स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करते हैं तो उसको केल्विन में चेंज कर लें। +273 मतलब कि आप क्या करें, 25 + 273, इससे 298 केल्विन आ जाएगा। और प्रेशर जो है वो 1 atm ही यूज़ करेंगे। तो आप ये कैलकुलेशन करें, इससे आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा 34.36 लीटर। तो ये देखें कि ये जो है वो वॉल्यूम एनोड पे प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आज के कुछ क्वेश्चंस थे। जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।